जो एयर प्यूरिफायर ऑलरेडी मार्केट में है उससे यूब्रीथ अलग क्या कर रहा है? तो जो मार्केट में अभी एयर प्यूरिफायर्स अवेलेबल हैं, टिपिकली दे आर वेरी क्विक फिक्स काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। यूब्रीथ में हम नेचर से इंस्पिरेशन लेते हैं। ये स्पेसिफिक पौधे हैं, जैसे आज हमने पौधे देखे, इसमें स्पाइडर प्लांट है, दूसरा आई थिंक एलोवेरा है। ये सारे प्लांट्स भी इंडोर एयर ट्रीटमेंट के लिए काफी इफेक्टिव हैं। बट होता क्या है कि ये प्लांट्स का जो एयर ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा पैसिव है। यानी इतने बड़े हॉल में अगर अपने को प्लांट्स के थ्रू क्लीनिंग करनी होगी तो अपने को शायद 50,000 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, जो सुनने में प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमारी टेक्नोलॉजी एक्चुअली में यही करती है कि हर एक पौधे का जो एयर क्लीनिंग प्रोसेस है उसको एक्टिवेट कर देती है, उसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 500 टाइम्स बढ़ा देती है। सबसे बड़ा फेलियर शुरू में आप काफी अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, जो आप कर रहे हो सही काम है नहीं है, कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से अपने आप ही बैकआउट कर लेते हो। सबसे बड़ा सक्सेस बिजनेस में सक्सेस कि जिस दिन मैंने स्टार्टअप शुरू किया था, दैट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल मोमेंट। Good morning. The show, the entrepreneurship show. The name is the startup Suffer by Alok Pandey. तो सफर what the सफर का सफर, दैट मीन्स एक सफर है जो जर्नी है, एक सफर है जो एक स्ट्रगल है, जो पेन है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू लेट यू नो कि व्हाट इज द सफर इन दिस सफर इन एंटरप्रेन्योरशिप। द मोस्ट वेलकम इन अवर 5th एपिसोड मिस्टर संजय मौर्य, द co-founder of the YouBreathe. Welcome in our show, sir. Hello everyone, good morning. Thank you so much Alok ji for inviting me and Shivani here. And as you mentioned the name of your program, Startup Suffer, would be very glad to share my insights and my experience with all of you guys. So really excited about it. We can start. Okay, so in the very short notice, just what is the YouBreathe? Actually, YouBreathe is a working. What is the working? क्या कर रहा है YouBreathe आप? ठीक है, तो हम लोग इस टाइम पे कानपुर शहर में हैं। तो आप लोगों में से कोई बता पाएगा कानपुर शहर का एयर पोल्यूशन लेवल कितना है आज? We are not aware about. I think but ये बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा है बुरा है, इतना बता सकते हैं? कितना बुरा है? बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत? ठीक है, तो एयर पोल्यूशन एक बड़ा टॉपिक है इस टाइम पे। इंडिया में काफी सारे शहरों में एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम चल रहा है, और दिल्ली इस टाइम पे काफी इनफेमस हो चुका है एयर पोल्यूशन के लिए। आई एम श्योर आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा। बट दिल्ली को मीडिया अटेंशन बहुत ज्यादा मिलता है, बट सरप्राइजिंगली दिल्ली से ज्यादा पोल्यूशन कानपुर में और लखनऊ शहर में होता है काफी सारे दिनों में। इवन आज का जो मैं मॉर्निंग में चेक करके आया था, जो एयर क्वालिटी लेवल्स हैं, कानपुर के एयर क्वालिटी लेवल्स दिल्ली से ज्यादा है। मतलब कानपुर का पोल्यूशन लेवल ज्यादा है। तो पोल्यूशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये प्रॉब्लम भी बहुत टाइम से, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, आपने जगह जगह देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें हो रही है। तो उस फेज में एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, दिस बिकम्स अ लो प्रायोरिटी फॉर एवरीवन। तो उसके लिए एयर पोल्यूशन काफी बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो एयर पोल्यूशन स्पेस में मुझे अपना पर्सनल इंटरेस्ट 5 साल पहले आया था। मैं ओरिजिनली लखनऊ से हूँ, फिर मैं कानपुर में मैंने पढ़ाई की, और फिर मैं दिल्ली में पिछले 10 साल से रहता हूँ। तो मैंने पूरी लाइफ मेट्रो सिटीज में ही निकाली है। तो एयर पोल्यूशन एक पर्सनल प्रॉब्लम भी है मेरे लिए, और 5 साल पहले मैंने इस स्पेस में थोड़ा देखना शुरू किया कि किस तरह की चीजें हो रही हैं, किस तरह की चीजें करना पॉसिबल है। तो बहुत सरप्राइजिंगली मेरे को रियलाइज हुआ कि इस समय इस स्पेस में टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी काम नहीं हो रहा था। तो और एज एन इंजीनियर माई सेल्फ, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर मैंने पढ़ाई की है। तो एज एन इंजीनियर एंड एज समवन हु आल्सो वांट्स टू डू अ बिजनेस ऑफ देयर ओन, तो दोनों चीजों को मर्ज करके एयर पोल्यूशन स्पेस मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। फ्यूचरिस्टिक स्पेस है, और इसमें जो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने का जो पोटेंशियल है वो भी मतलब बहुत ह्यूज है। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। YouBreathe में आई रियलाइज्ड कि टेक्नोलॉजी स्पेस में
काम बहुत कम हो रहा है एंड एक ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों की जरूरत है जो टेक्नोलॉजी को समझ के एक ऐसी ऐसी ऐसे सॉल्यूशंस पे काम करें जो हो सकता है कि आज से 20 साल 15 साल बाद हर घर में एक बेस्ट ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी की तरह यूज हो। तो अगर एक पैरेलल ड्रॉ करना होगा अपने को तो आप वाटर प्यूरिफिकेशन स्पेसेस का एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो 90s में इंडिया में वाटर प्यूरिफायर्स पे काम होना शुरू हुआ था। मेरे को पता नहीं यहाँ पर कितने लोगों को याद होगा, बट शुरू में हम लोग घड़े वाले फिल्टर्स यूज करते थे जो सीक्वेंशियल फिल्टरिंग यूज करते थे। फिर उसके बाद एक्वागार्ड्स आए, फिर उसके बाद आरओ आया, फिर आरओ प्लस यूवी आया एंड आरओ प्लस यूवी आकर फिर स्टैब्लिश हुआ कि मार्केट में दिस इज द बेस्ट ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी अवेलेबल और उसके अराउंड फिर पूरी सप्लाई चेन स्टैब्लिश हो गई। तो ये जो पूरी जर्नी है, एक्चुअली में जर्नी केंट ने स्पीयर हेड किया था। केंट वाटर प्यूरिफायर स्पेस में लीडिंग कंपनी भी है और कोइंसिडेंटली केंट के जो फाउंडर है ही इज ऑल्सो एन एलम फ्रॉम आईआईटी कानपुर, जो मेरे एल्मा मैटर है। तो मैं उनसे भी जाके मिला था, तो उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की थी। तो यही बोला था कि एक लंबी जर्नी होगी जिसमें आप टेक्नोलॉजी पे फोकस करोगे जो फ्यूचर जनरेशन यूज कर सकती है, बट इट विल टेक सम टाइम। तो यू ब्रीथ और एयर पोल्यूशन स्पेस में भी एक ऐसी कंपनी की, ऐसे लोगों की जरूरत है जो टेक पे काम करे और ऐसी टेक्नोलॉजी दे जो हर घर में, हर ऑफिस में, हर एक बिल्डिंग में, छोटे बड़े स्केल पे हर एक इंसान यूज कर सके। बिकॉज एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, इट्स गोइंग टू बी हेयर फॉर क्वाइट सम टाइम और 4 5 10 जनरेशन को इस पोल्यूशन प्रॉब्लम के थ्रू सफर होकर निकलना पड़ेगा। तो एटलीस्ट दे हैव समथिंग फॉर देमसेल्व्स व्हाइल पब्लिक सेक्टर वर्क ऑन मिटिगेटिंग दीज इश्यूज एट द सोर्स लेवल। सो यहाँ से पूरा जर्नी मेरा शुरू। दैट मीन्स यू ब्रीथ जो है वो एयर प्योरीफायर के सेगमेंट में काम कर रहा है, बट इंस्पायर्ड था वो वाटर प्योरीफायर का जो सेगमेंट था वहां से इंस्पायर हुआ, ऐसे कह सकते हैं। नहीं नहीं, तो एयर पोल्यूशन स्पेस का जो पैरेलल है, मतलब जैसे एक टर्म होता है, आप किसी भी नए सब्जेक्ट पे जब काम करते हो तो उसको ब्लू ओशन स्पेस बोल सकते हैं आप। मतलब देयर इज अ वेरी फेमस बुक बाय द नेम ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। सो एयर पोल्यूशन स्पेस भी एक बहुत ही नया सेक्टर है और उस स्पेस के बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहते हो तो आप बहुत सारे बेंचमार्क्स ढूंढने चाहोगे पर आपको मिलेगा नहीं। सो वाटर प्यूरिफायर का स्पेस मैंने इसलिए हाईलाइट किया बिकॉज दैट इज द क्लोजेस्ट ओके, स्पेस जहां से आप थोड़ा बहुत पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो। दैट इज बट पोल्यूशन स्पेस इन इटसेल्फ इज अ वेरी न्यू स्पेस। अभी लोगों में उसका अवेयरनेस लेवल बहुत कम है। इवन आज हम लोग बैठे हैं तो आई फील कि मतलब दिस इज द टॉप ऑफ यू नो द ब्राइटेस्ट माइंड्स वी माइट हैव, एंड उसके बावजूद भी हम लोग को अभी आज का पोल्यूशन लेवल नहीं पता है, कानपुर का क्या स्टेटस है ये नहीं पता है, बिकॉज दीज आर नॉट द टॉप ऑफ द माइंड प्रॉब्लम्स फॉर अस राइट नाउ। तो ये स्पेस काफी नया है और इस पे अभी काम चालू हुआ है, अभी लंबी जर्नी है लेकिन। ओके। तो देन जो एयर प्योरीफायर ऑलरेडी मार्केट में है उससे यू ब्रीथ अलग क्या कर रहा है? उसके पहले एक बार समझना पड़ेगा कि एयर पोल्यूशन को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड, वैसे टेक्निकल डेफिनेशन तो ये होगी, कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस अगर आपकी हवा में है जो आपके लिए हार्मफुल है तो दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज पोल्यूटेंट्स। बट टिपिकली एयर पोल्यूशन कंप्राइज ऑफ डस्ट पार्टिकुलेट प्रॉब्लम। जो आपका आप रोड पे निकलते हो आपको दिखता होगा कि डस्ट उड़ रहा है बहुत ज्यादा, और उसी के फाइन पार्टिकल्स, छोटे बड़े पार्टिकल्स के हिसाब से आप उसको PM2.5 PM10 इस तरह की चीजें बोल देते हो। देन दूसरे टाइप का पोल्यूटेंट होता है गैशियस पोल्यूटेंट्स। तो जैसे आज मैं इस स्टार्टअप के बारे में थोड़ा आलोक जी से बात कर रहा था, बट बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स, बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे ऑल आउट है या मॉस्किटो रेपेलेंट्स रहते हैं या फिर आपके जो फ्लोर क्लीनर्स भी यूज होते हैं, उनमें से बहुत स्पेसिफिक टाइप की गैसेस निकलती हैं जो कई बार आपके लिए हार्मफुल भी होती हैं। और ये एक लंबी लिस्ट है। इवन जैसे हम लोग घरों में कुकिंग करते हैं जो उससे गैसेस निकलती है, स्पेशली इंडियन कुकिंग से जो गैसेस निकलती हैं बहुत सारी चीजें उसमें हार्मफुल रहती हैं। तो वो सारे पोल्यूटेंट्स को आप गैसेस पोल्यूटेंट्स बोलते हो। तीसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है बायो कंटामिनेंट्स, जो आपने कोविड में हाईलाइट हुआ था। तो आपने सुना होगा कि एयरबॉर्न वायरसेस
एयरबॉर्न बैक्टीरियाज इन्फेक्शन फैल सकता है वैसा, सो दैट कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज बायो कंटामिनेंट्स फॉर एयर पोल्यूशन। सो ये बड़ी एक कैटेगरी है, बड़ी एक लिस्ट है। तो जो मार्केट में अभी एयर प्यूरिफायर्स अवेलेबल हैं, टिपिकली दे आर वेरी क्विक फिक्स्ड काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें आप क्या करते हो, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे जो हाईलाइटेड है वो डस्ट पार्टिकल पोल्यूटेंट्स का है। तो uh, तो जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वो मैकेनिकल फिल्टर्स में काम करते हैं। तो मैकेनिकल फिल्टर बहुत सिंपल आपके चाय के छलनी के जैसे काम करता है। जैसे चाय के छलनी से आप चाय छानते हो, मैकेनिकल फिल्टर आपके डस्ट को कैप्चर कर लेते हैं, और जैसे आपको थोड़े टाइम के बाद चाय की छलनी से चाय फेंकना पड़ता है उसका डिस्चार्ज, तो वैसे ही मैकेनिकल फिल्टर्स में एक टाइम के बाद जब फिल्टर क्लॉग हो जाएगा तो आपको फिल्टर फेंकना पड़ेगा। तो मैकेनिकल प्यूरिफायर्स इसी तरह से काम करते हैं। उसके अंदर एक फिल्टर होता है, आप उसमें से हवा पास कराओ और वो डस्ट को कैप्चर कर लेगा, एंड दैट्स अबाउट इट। सो पहली बात है कि ये जो प्यूरिफायर्स होते हैं लार्जली ये केवल और केवल डस्ट पार्टिकल पोल्यूटेंट्स पे ही काम करते हैं। तो जो आपके गैसेस पोल्यूटेंट हो गए, जो आपके एयरबॉर्न वायरसेस और बैक्टीरियाज हो गए, उस पे कुछ भी इनका इफेक्टिवनेस होता नहीं है। एंड सेकेंडली ये जो फिल्टर्स होते हैं ये दीज आर नॉट एग्जैक्टली एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इसको काफ़ी टाइम लगता है डिग्रेड होने में, और अभी उसका जो सप्लाई चेन है वो भी स्टैब्लिश नहीं है। तो आप एक बार यूज करते हो फिर फेंक देते हो, इट बिकम समवन एल्सेस प्रॉब्लम। और आप इसको अगर दूसरे एंगल से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग कि आप अपने घर की डस्ट धूल मिट्टी इकट्ठा करके बाहर फेंक रहे हो, और वो किसी और की प्रॉब्लम बन जाएगी कल को। सो देन यू आर क्रिएटिंग अनदर प्रॉब्लम while trying to solve a problem. So ये एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है। अब आप मतलब जैसे मैंने उसको एक्सप्लेन किया, आप समझ सकते हो उसमें काफी गैप्स हैं। अभी एक बड़ा गैप है कि आपको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो एक क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े स्पेक्ट्रम को कैप्चर करे, आपका डस्ट भी कैप्चर करके दे, आपकी गैसेस पोल्यूटेंट्स को भी निगेट करे, और एयरबॉर्न वायरसेस और बैक्टीरियाज को भी इनएक्टिवेट करे। सो वहां पर हमारी टेक्नोलॉजी काम आती है। सो यूब्रीड में हम नेचर से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो नेचर में प्लांट्स ऑटोमेटिकली ये काम बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं। मतलब हम तो इंडिया में तो ये चीज़ बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अपने घर में तुलसी का पेड़ लगाओ, आजू बाजू अगर पीपल का बरगद का पेड़ होता है तो अच्छा होता है। ये सब मतलब बचपन से दिस इज अ चाइल्डहुड नॉलेज, एंड इस पे काफ़ी रिसर्च भी हुई है बाहर भी। सो इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड दैट कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जो एयर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और इसकी एक बड़ी फील्ड ऑफ साइंस भी है जिसको फाइटो रेमिडिएशन बोलते हैं। सो फाइटो रेमिडिएशन मतलब फाइटो मतलब प्लांट्स, रेमिडिएशन मतलब रेमेडीज ढूंढना, तो प्लांट्स के थ्रू रेमेडीज ढूंढना। तो फाइटो रेमिडिएशन में एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, इन सब पे काम होता है। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि शायद उड़ीसा में जो बाढ़ वगैरह आई थी, उसके बाद से गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि वहाँ पे बहुत सारे मैनग्रोव्स के पेड़ लगाए जाएंगे। वो इसलिए लगाए गए थे, वो भी एक फाइटो रेमिडिएशन की स्टडी का ही पार्ट था कि वो पेड़ पौधे पानी का जो फ्लो होता है, एक्सेसिव फ्लो जो बहाव होता है, उसको रोकते हैं। सो उसी एक फील्ड में बात करते हैं कि फाइटो रेमिडिएशन से आप एयर पोल्यूशन कैसे ट्रीट कर सकते हो। तो कुछ सर्टेन प्लांट्स हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाए गए। सो हमारी जो कोर टेक्नोलॉजी है उसी चीज पे काम करती है कि जो ये स्पेसिफिक पौधे हैं, जैसे आज हमने पौधे देखे, इसमें स्पाइडर प्लांट है, दूसरा आई थिंक एलोवेरा है। ये सारे प्लांट्स भी इंडोर एयर ट्रीटमेंट के लिए काफी इफेक्टिव हैं। बट होता क्या है कि ये प्लांट्स का जो एयर ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा पैसिव है, एक्सट्रीमली पैसिव। यानी इतने बड़े हॉल में अगर अपने को प्लांट्स के थ्रू क्लीनिंग करनी होगी तो अपने को शायद 50,000 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, जो सुनने में प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमारी टेक्नोलॉजी एक्चुअली में यही करती है कि हर एक पौधे का जो एयर क्लीनिंग प्रोसेस है उसको एक्टिवेट कर देती है, उसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 500 टाइम्स बढ़ा देती है। यानी कि अगर हमारे मशीन्स में, हमारे प्रोडक्ट्स में आप एक सिंगल प्लांट लगाओगे और आपने 500 पौधे एक जगह रख रखे हैं, उनका सेम इम्पैक्ट होगा एयर ट्रीटमेंट पे। सो दैट इज द कोर टेक्नोलॉजी। हमारी टेक्नोलॉजी में कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, इट्स अ वेरी साइक्लिक प्रोसेस। जो पोल्यूटेंट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो पोल्यूटेंट्स एक्चुअली में प्लांट्स के लिए खाना होता है।
हम्म, तो जैसे वो आपका पोल्यूशन ट्रीट कर रहे हैं, उनकी खुद की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं क्रिएट होता है, तो आप कंपेयर कर सकते हो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग की टेक्नोलॉजी काफी सुपीरियर है। परफॉर्मेंस वाइज भी मतलब कंपेरेबल है ऑन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ कि आपका पोल्यूशन लेवल कितना तेजी से ड्रॉप कर सकते हैं। तो हाँ, तो ये मतलब थोड़ा लंबा हो गया, बट ये एक ठीक है। बेस्ट है अच्छा, तो हमारी मैं जो टेक्नोलॉजी जिस का। समझ पा रहा हूँ ये कि मतलब आपने एक प्लांट की जो वर्किंग है उसको एनहेंस करने के लिए एक डिवाइस बनाया हुआ है, जिससे कि उसका जो प्लांट जो वर्किंग कर रहा है आप उसको 50 टाइम्स बेटर कर देते हैं। 500 टाइम्स। 500 टाइम्स बेटर कर देते हैं, मतलब कि जो ये वर्किंग में जो क्लीनिंग जो मैं मतलब कि जो एनवायरमेंटल क्लीन करता है, प्लांट करता है, आपके डिवाइस के थ्रू वो 5 टाइम्स बेटर कर देगा। मतलब कि अगर हम प्लांट की नीड बताएंगे, प्लांटेशन है, तो उनको 1/5 टाइम्स प्लांट्स करने पड़ेंगे। ऐसा है। तो फिर ये क्या सिर्फ इंटरनल प्लांट्स के लिए भी, तो ऐसा अगर है तो ये जो आउटडोर में जो प्लांट्स हैं तो उनके लिए भी इक्वल सक्सेसफुल हो सकता है? इक्वली सक्सेसफुल हो सकता है, बट ये एक बहुत बड़ी रिसर्च का टॉपिक है। मतलब हम लोग भी जिस स्पेस में काम कर रहे हैं इस टाइम पे दुनिया में शायद गिन के कुछ 20-50 लोग काम कर रहे होंगे, एंड हम लोग भी अपनी एक्सपर्टीज अभी डेवलप कर ही रहे हैं। तो लॉजिकली यस, वो हो सकता है। प्रैक्टिकली उसको करना कितना कितना पॉसिबल होगा, फिजिबल होगा। और प्लांट का सिर्फ एक काम नहीं होता है, प्लांट मतलब सर्व्स अ लॉट ऑफ पर्पस इन नेचर। तो जो हम एक एस्पेक्ट पकड़ के चल रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर द एयर क्लीनिंग। सो हम लोग अपने अपने काम के थ्रू, हम अपने सॉल्यूशंस के थ्रू प्लांट्स का एयर क्लीनिंग का एफिशिएंसी इंप्रूव करते थोड़ा हैं। इंटरेस्टिंग बन रहा है मेरे लिए अब ये जो कि मैंने शायद सर्च किया था उसके बियॉन्ड चला गया हूँ मैं। दैट मीन्स कि अगर हम किसी को प्लांट को एफिशिएंट बना रहे हैं, एक चीज तो ये हुआ, तो क्लोज रूम में बना रहे हैं। एक तो ये कि मान लें कि हमारे पास में, जैसा मैंने अभी सर्च किया था, ये कि हम इसको कमर्शियली यूज कर रहे थे, घर के लिए शायद उतना इफेक्टिव नहीं कर रहे थे, अभी इतना एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे थे, या फिर यहाँ पे डिमांड उतना नहीं था। ठीक है। तो अभी मैं ये इतना पूछना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, और मुझे लगता है कि इससे एक मुझको एक होप भी दिख रही है कि जो एयर का पॉल्यूशन का है, अगर ये लिटरली ये सस्टेनेबल मॉडल है जो हम बना के दे रहे हैं, तो फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी जी। हाँ। तो हाँ, तो अभी जैसे एक तरफ तो सोल्यूशन हो गया जिसकी हमने अभी बात की, दूसरी तरफ प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने भी बोला कि जो प्रॉब्लम है उसका अच्छा सोल्यूशन है नहीं है, तो प्रॉब्लम को समझना भी एक बड़ा टॉपिक है। एग्जैक्टली। तो आप पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसके हिसाब से आप सोल्यूशन को मैप करेंगे। तो अभी प्रॉब्लम को समझना भी एक बड़ा टॉपिक है। जैसे अब आप अगर पोल्यूशन की बात करो, तो पोल्यूशन में भी आप आउटडोर पोल्यूशन, इंडोर पोल्यूशन, दो बड़े कैटेगरीज बना सकते हो। इंडोर पोल्यूशन आउटडोर पोल्यूशन से बहुत अलग हो सकता है। जैसे आउटडोर पोल्यूशन में मेनली आप बात करोगे कि आपका डस्ट पार्टिकल पोल्यूशन है, या फिर उस टाइम पे अगर लेट से कोई स्पेसिफिक टाइप का अगर कोई एक्सपोजर हो रखा है गैस का, तो वो हो सकता है। बट इंडोर में आपकी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज आ जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पर अभी ये कैंडल जलाया हुआ है, कई सारे लोग अपने घरों में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, ओपन किचन बन गई हैं, तो वो सब भी काम होता है। फ्लोर क्लीनर यूज करते हैं। सो इंडोर पोल्यूशन कंप्राइज ऑफ लॉट मेनी थिंग्स। तो आप इंडोर के लिए जब आप कुछ सोल्यूशन बनाना चाहोगे वर्सेस आउटडोर के लिए आप कुछ करना चाहोगे, तो उसका अप्रोच भी बहुत डिफरेंट होगा। हमने एज अ कंपनी ये चीज अपने लिए एस्टैब्लिश की थी कि वी वांट टू रिमेन इन द इंडोर स्पेस, ओके। बिकॉज आउटडोर में lot of other people are also working in the outdoor pollution space, and the best way to mitigate outdoor air pollution is कि आप उसको सोर्स पे कट करो। तो सोर्स पे कट करने के लिए पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। बट इंडोर एयर पोल्यूशन एक बड़ा टॉपिक है जिसको अभी समझना भी एक मतलब एक जर्नी है। तो हाँ, तो वो स्पेस हमने अपने लिए कैप्चर किया है। और मतलब इंडोर एयर पोल्यूशन तो एक ऐसा टॉपिक है जो केवल इंडिया में नहीं, जहाँ पर आउटडोर पोल्यूशन नहीं भी एग्जिस्ट करता है वहां पर भी वो चैलेंज आ जाता है। तो हाँ, इंडोर एयर पोल्यूशन इज अ वेरी वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर।
एंड उसके हिसाब से आप सोल्यूशन को भी मैप करोगे या देखोगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इट इज मोर रेलेवेंट फॉर इंडोर इंडोर स्पेसेस। स्पेसेस के लिए। ओके, तो अभी इंडोर्स में जैसे अभी इसमें कुछ कैटेगरीज डिवाइड किया हुआ है आपने, जैसे कि कितना बड़ा एरिया हम उसको सर्व कर सकते हैं, या फिर एक पर जैसे मैं बोलूँ कि अब मैंने कुछ कैटेगरीज देखी थी, छोटे प्लांट्स बड़े प्लांट्स देखे थे, तो वो कैटेगरी डिवाइड कैसे करते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा और हम ब्रीफ में जानना चाह रहे हैं। जी जी। सो इंडोर एयर पोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉब्लम के बारे में, तो अगर आप थोड़ा सा उसमें और डीप में जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इंडोर स्पेसेस भी 1000 तरह के होते हैं। जैसे अभी हम लोग एक सेमिनार हॉल में बैठे हैं, एक बड़ा सा ओपन स्पेस है। आपका किचन स्पेस एक डिफरेंट टाइप का इंडोर स्पेस होगा। अगर आप एक फिटनेस सेंटर है, आप एक जिम में बैठे हैं, सो जिम का जो प्रॉब्लम्स होंगी वो एकदम अलग टाइप की होंगी। तो आप वन प्रोडक्ट वन सोल्यूशन फॉर ऑल नहीं कर सकते हैं। जैसे जिम की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जिम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दिन में 2 दफा सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, 5 बजे सुबह और शाम में, और सारे लोग एक साथ आ जाएंगे और सारे लोग एक साथ वर्कआउट करेंगे, तो जिम में CO2 लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं शाम और सुबह के टाइम में, बिकॉज बहुत सारे लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, और बहुत सारा इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं। सो जिम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमिडिटी और CO2 वर्सेस एक किचन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गैसेस कंटामिनेशन। वर्सेस अगर आप एक छोटे से कैबिन में, उसकी शायद प्रॉब्लम होगी डस्ट पार्टिकल, बिकॉज उसमें बहुत सारी खिड़की से या फिर किसी एक अलग सोर्स से पोल्यूशन आ रहा है। सो डिपेंडिंग किस तरह के आप स्पेस में, आपको उस हिसाब से एक सोल्यूशन चाहिए। तो जो हमारे आपने छोटे बड़े प्रोडक्ट्स देखे होंगे, हम लोगों ने जो अपना स्ट्रेटेजी यूज की है कि हम लोग छोटे बड़े यूज केसेस पिक करेंगे, उसके अराउंड देखेंगे कि कितना बड़ा मार्केट है, और प्रायोरिटी ऑर्डर में हम हर एक यूज केसेस के लिए अपना एक प्रोडक्ट और एक ऑफरिंग लॉन्च करेंगे। तो जैसे एक स्पेस अभी निकल के आ रहा है जो आपका इंडोर स्पेस ही है, बट उसको आप इंडोर जनरली मानते नहीं, बट आपके जो कार्स हैं, बसेस हैं, जो भी मतलब आपके ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं, जिसमें आप दिन के 1-2 घंटे 3 घंटे स्पेंड करते हो, सो उसके लिए भी एक सोल्यूशन अभी आने शुरू हो गए। तो यूज केसेस के बेसिस पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग डिफरेंशिएटेड हैं। ओके, मतलब ये कस्टमाइजेबल है कि आपका जैसा जैसा नीड होगा, जैसा स्पेस आपका होगा, उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं। जी जी, वो हमारी अप्रोच है जी। ओके, ठीक है, तो मतलब प्रोडक्ट्स को मैं इतना यहाँ तक इसमें समराइज कर देते हैं कि एक्चुअल में ये फ्लावर पॉट की तरह, एक वास वास की तरह बनाया हुआ है जो मैं देखा था। उस वास में वो उसी प्लांट की मैकेनिज्म को यूज करते हैं, उसी प्लांट की जितनी गैसेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसी को बढ़ा रहे हैं। अगर उसमें प्लांट नहीं रखेंगे तो वर्कआउट नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। हाँ हाँ, तो प्लांट ही मीडियम है अच्छा, जो सब कुछ आपको क्लीन करके देता मतलब वो वास में आपको प्लांट करना रखना होगा, और प्लांट के को मतलब मीडिएट करते हुए ही वो प्रोसेस करेगा पूरा। जी। ओके, ठीक है, तो दिस इज अ बिग थिंग मेरे लिए, तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग थिंग हो गया। आई थिंक उतना मैं समझ नहीं पाया था जितना कि हम आप देख रहे थे या हम उसको रिसर्च कर रहे थे, बट वो 500 टाइम्स किसी एफिशिएंसी बात है ना, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो लिटरली मतलब ये कि हम उतना पार्ट तो कम से कम इंडोर में यूज कर सकते हैं, कम से कम घर बैठ करके तो सेफ साइड फील कर सकते हैं। और कार की बात करें तो कार के अंदर जब बैठते हैं तो लिटरली वो कभी कभी फीलिंग आती है सफोकेटिंग वाली, मुझे लगता है। तो आई थिंक इसको इम्पैक्ट करता होगा जरूर से। जी। ओके, तो ये तो मतलब हुआ कि पूरा डेवलपमेंट हो गया। तो अब आपका मैंने बात का सफर पूछ लिया, अब आते हैं फ्लक्स के पीछे वाले पे। तो एक नया सेगमेंट शुरू करते हैं यहाँ से सेगमेंट में, कि ये डेवलप करने के लिए ये बेसिक इनिशियल स्टेट कि भाई ये हो सकता है, पॉसिबल है, तो ये इंसिडेंट कैसे हुआ, दिमाग में ये कैसे स्पार्क हुआ कि भाई ये बड़ा प्रॉब्लम है, उसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। जी, तो मतलब ये काफी कॉमन सा भी थॉट आ गया है कि स्टार्टअप शुरू कैसे करें या फिर क्यों करें। तो ठीक है, इस पे मैं अपना थॉट प्रोसेस बता देता हूँ। मेरा थॉट प्रोसेस जनरली बहुत सिंपल था कि मुझे कुछ ऐसी चीजों पे काम करना है जो रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो रियल इम्पैक्ट से मेरा मतलब था कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं लोगों के लिए, ना कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपसे मतलब जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, या फिर आज से बहुत साल बाद उसका एक सोल्यूशन निकल के आएगा। तो क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैंने पूरी चीज इंजीनियरिंग माइंडसेट से ही पूरी पिक की मतलब लॉजिकली उसको पिक किया कि मैं
बचपन से ही मेट्रो सिटीज़ में रहा हूँ। मेट्रो सिटीज़ में रहने के बाद मेट्रो सिटीज़ के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो वहाँ से मैंने पिक किया कि सबसे बड़े जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं हमारी लाइफ के वो हैं फूड, वाटर एंड एयर। खाना, पानी और हवा। और ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स मेट्रो सिटीज़ में रहने की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हैम्पर हुए हैं। बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू हेल्दी फूड एंड वाटर एंड एयर एंड इन जनरल कंटामिनेशन एंड उस तरह के एंगल से भी। तो फूड और वाटर में बहुत ज़्यादा काम पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं। आपने फूड सेक्टर में देखा होगा कि अभी हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वाटर सेगमेंट में तो ऑलमोस्ट मार्केट सैचुरेट ही हो गया है अगर आप प्यूरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। एक्सेस टू वाटर एक बड़ा टॉपिक चल रहा है, बट एयर एज अ टॉपिक हैज बीन अनटच्ड फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब इंडिया में सबसे पहला जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना था वो अर्ली 80s में बना था। आप सोच सकते हैं कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम तब से आइडेंटिफाइड है, बट उस पर ज़्यादा काम हो नहीं पाया। तो एज एन इंजीनियर बहुत अच्छा स्पेस था मेरे लिए एक इम्पैक्ट क्रिएट करने का, एक टेक्नोलॉजी बना के पूरा स्पेस ड्राइव करने के लिए। एंड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज़ वेरी क्लियर दैट दिस स्पेस इज गोइंग टू बी of highest importance for a good amount of time. So both from the business and the technological impact point of view, space बहुत ही lucrative था, जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल स्किल सेट्स को डिप्लॉय होते हुए देख भी सकता था। तो वहाँ से एक थॉट प्रोसेस चालू हुआ कि इस पर क्या किया जा सकता है। थोड़ा मार्केट रिसर्च किया उस पर, मार्केट में जैसे मैंने बताया कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, मैं किस तरह का डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकता हूँ, क्या जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो एक जेन्युइन सोल्यूशन है जो लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट लेके आएगा। बहुत सारे इस तरह के सवाल थे। तो पूरा 6 महीने की जर्नी थी एक्चुअली। तो 6 महीने की रिसर्च का था पार्ट कि डेवलप करने का पार्ट? 6 महीने सिर्फ इस चीज पे था कि करना है नहीं करना है। अच्छा, तो हाँ, तो मतलब वो रिसर्च पार्ट हो गया कि ये फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं। हाँ जी। तो मैं उस टाइम पे अपना एमबीए कर रहा था। तो मैं अपने सेकेंड ईयर में मैंने शुरू किया था। फर्स्ट ईयर में मैं इंटर्नशिप करके आया था। तो सेकेंड ईयर में मेरे पास था कि मेरे पास अभी 1 साल है, लेट मी फिगर आउट कि कुछ स्पेस अपने लिए पकड़ा जाए, कुछ एक डायरेक्शन ली जाए। अदरवाइज मैं एक जो स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल पाथ होता है एमबीए के बाद, एक जॉब पकड़ के अपना काम शुरू करेंगे। तो अपने आप को पूरा 1 साल दिया और बहुत लंबा टाइम था। मतलब इट वाज अ कांस्टेंट थॉट कि क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम मैं 100-200 लोगों से मिला होऊंगा इंडस्ट्री में। बहुत सारा मार्केट रिसर्च किया, कॉलेज में बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, उन सबको यूज किया। एंड फाइनली जब तक मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ तब तक मैंने डिसाइड कर लिया था, और वो स्टैब्लिश्ड भी था मेरे दिमाग में कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। जिस तरह की डायरेक्शन हम लोग लेना चाहते हैं उसकी एक जेन्युइन वैल्यू है एंड उस पर काम किया जा सकता है। ओके, अच्छा तो एक मतलब मेरे पास अजीब सा क्वेश्चन अभी आएगा आपको शायद, क्योंकि आपने वो शायद फील नहीं, क्योंकि मेट्रो सिटीज में आप रहे हैं और कॉलेजेस भी हैं वो जो ऐसे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ स्कूलिंग करी हुई है और कॉलेज किया हुआ है। एंटरप्रेन्योर का बेसिक प्रॉब्लम है जो 1 साल जो 8 महीने जो आपने लगाया उसको सोचने में, लेकिन जब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बहुत बैकअप अच्छा नहीं होता है और थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियली कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, दैट टाइम पे क्या 8 महीने 6 महीने उनके लिए पॉसिबल होता है? मगर मैं एक बार शायद मे भी आप एज्यूम कर पाए इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कनेक्ट कर पाए कि जहां पर फाइनेंशियली साउंड अप नहीं है वो 8 महीने उनके लिए इजी होगा निकालना ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इतना ज्यादातर प्रिवेल करते चले कि 8-9 महीने डिसाइड करने में लगाएंगे, क्या फिजिबल होगा उनके लिए? हाँ, तो नहीं, स्ट्रेंज क्वेश्चन नहीं है ये। तो 8 महीने छोटा ही टाइम है इनफैक्ट, मतलब वो देखने का नजरिया है। तो मेरे को स्टार्टअप करना था, ये मैंने डिसाइड किया था 2013 में जब मैंने अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट किया था आईआईटी कानपुर से, कि मुझे अपना स्टार्टअप करना है। बट मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होता है। बस फैसिनेशन था कि अच्छा कुछ अपना करके देख सकते हैं क्या। और मैंने 2019 में अपना स्टार्टअप शुरू किया है। तो आप उस एंगल से देखोगे तो मेरे को 6 साल लग गए, और 6 साल के बीच में मैंने एक स्टार्टअप में 4 साल काम किया, अपना एमबीए कंप्लीट किया, 6 महीने की एक बहुत ही इंटेंसिव रिसर्च भी की। तो
और आप मुझसे पूछेंगे कि 6 साल का टाइम मेरे पास है, जो भी पेडिग्री है, जो भी बैकग्राउंड है उसके को कंसिडरेशन में लेके, तो नहीं, वो आंसर होगा कि नहीं, इतना लंबा टाइम नहीं होता किसी के पास। तो हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन था कि क्या सबके पास वो 6-8 महीने, 10 महीने, 1 साल का टाइम हो सकता है जस्ट टू डू दैट रिसर्च कि करना क्या है और क्यों करना है और कैसे करना है, तो मेरे को लगता है कि वो सबके पास होता है। और ये स्किप भी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप इसको स्किप करोगे तो फिर आप 2 महीने बाद फिर वापस सोचोगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तो मैंने कई सारे लोग देखे हैं जो शुरू कर देते हैं और फिर 1-2 महीने के अंदर उनको रियलाइज होता है कि मे बी दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर देम। तो ये चीज तो स्किप नहीं करनी चाहिए। एंड 1 महीना, 10 महीना, 1 साल, टाइम से फर्क नहीं पड़ता है। वो आपको जब अंदर से रियलाइज होगा कि नाउ इज द टाइम, तो वो खुद से आपको एक रियलाइजेशन होगा। हाँ, बट वो टाइम देना चाहिए। तो दैट मींस अभी आपने किसी स्टार्टअप के लिए भी काम किया इसके बीच में, आपने किसी के लिए हाँ जी, स्टार्टअप में, दैट मींस ये दैट टाइम पे यू वर एन एम्प्लॉय और इंटर्न? हाँ, नहीं, एम्प्लॉय था मैं। आई वाज अ कोर टीम मेंबर। सो हाँ, दैट मींस द बेटर वर्ड इज यू आर एन एंटरप्रेन्योर। इधर नया वर्ड इज कि जब यू आर वर्किंग फॉर ए कंपनी और जब आप कुछ नया सोच रहे होते हैं, कुछ इनोवेटिव सोच रहे होते हैं, दैट टाइम पे की बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज द बेटर वर्ड फॉर यू, कि आफ्टर दैट यू बिकम ए एंटरप्रेन्योर। हाँ, मतलब मेरे को ये डेफिनेशन ज्यादा समझ नहीं आती हैं। हाँ, मेरे को लगता है कि कोई भी इंसान जो किसी भी प्रकार की सिचुएशन में खुद से सोच के उसके बारे में कुछ करना चाहे, तो वो एक जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर की, वो हो जाएगी। वर्सेस कि आपके पास पूरा लेड आउट है कि ये प्रॉब्लम है, आप ये 10 स्टेप्स करोगे तो आप हो जाओगे। मतलब टिपिकली जैसे कॉलेजेस में मैंने यही फील किया था कि एग्जाम्स वगैरह ऐसे ही रहते हैं कि आपके पास सेट ऑफ 100 सवाल हैं, उसमें आप 100 सवाल कर लो तो उनमें से 10-20 आएंगे तो आप हो जाओगे। तो दैट इज नॉट द अप्रोच फॉर एन एंटरप्रेन्योर। जस्ट फाइंड आउट कि मतलब कि जब आपको सीखना है तो उस टाइम पे आप फर्स्ट एक जॉब करके वहां से एक लर्निंग ले सकते हो। अगर इफ यू फाइनेंशियली स्टेबल नहीं भी हो तो लर्निंग भी होगी, उस टाइम पे आप अर्न भी कर रहे होगे, चाहे वो एज इंटर्न हो या एज ए कोर मेंबर जैसे टीम में हो। उसके बाद में भी आप एक लर्निंग के लिए, मेरा क्योंकि पॉइंट है जो पेडिग्री नहीं है जिनके पास में नहीं मिल पा रही इस तरह की, तो वो लोग कैसे सर्वाइव करें। तो ऐसा नहीं कि नहीं है तो आप कर नहीं सकते हो, दैट टाइम पे यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एन एम्प्लॉय। और जब आप सीख रहे हो और अपना सही तरीके से अपने को डेवलप कर लिया, दैट टाइम पे यू कैन डेवलप एन स्टार्टअप आल्सो। हाँ जी, मतलब वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसको अगर आप देखो कि आपको अगर खाना खाना है तो फिर खाना खाना है। अब आपकी जैसी भी सिचुएशन, आप उस हिसाब से अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करोगे। हो सकता है आप कुछ टाइम पे छोटी छोटी मोटी चीजें खा के अपना काम चलाओगे। जब आपके पास मीन्स आ जाएंगे तो आप कुछ और चीजें करोगे। बट आपका काम है कि अपने आप को सर्वाइव रखना टू अ पॉइंट कि आप कुछ बड़ा कर सको। ओके, तो दैट टाइम पे अब थोड़ा सा उधर की आपका हुआ ये टेक्निकल जो फेज था, तो को फाउंडर जो इनिशियल स्टेज में आपके साथ थे उनका कंट्रीब्यूशन कितना था, किस तरीके से मार्केटिंग में था कि रिसर्च में था? जी, तो स्टार्टअप का एक दूसरा एक बड़ा बहुत सारी चेकलिस्ट होती है किसी भी, अगर आप एक स्टार्टअप में या एक कंपनी को शुरू करना चाहते हो तो आइडिया एक बड़ा पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है जो आपने इनिशियल रिसर्च की है, आपको क्यों करना है, कैसे करना है, उसके आंसर आपने ढूंढ लिए। तीसरा एक बड़ा एस्पेक्ट होता है टीम का। तो जैसे मेरे को पहले लगता था कि और इनफैक्ट बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत सारी चीजें कर लेंगे, वन मैन आर्मी, वन वुमेन आर्मी। बट कुछ भी बड़ा करने के लिए मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि एक इंसान काफी नहीं है। आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए कुछ कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए लाइफ में। तो वो टीम आइडेंटिफाई करना और उनके साथ मतलब सिनर्जी में काम करना बहुत बड़ा बड़ा एस्पेक्ट है। तो मेरे को बहुत फॉर्चुनेटली जो मेरे पिछला स्टार्टअप था वो मेरे कॉलेज के सीनियर्स थे, उनके साथ ही मैंने यूब्रीड में भी काम करना शुरू किया। सो हम लोग 4 लोगों ने यूब्रीड में काम करना शुरू किया था शुरू में। शुरू का 6 तो महीना मतलब 4 लोग को फाउंडर थे, 4 लोगों की टीम था जी पूरी? जी 4 लोग को फाउंडर्स थे हम लोग। और शुरू के 6 महीने हमारा जो मेन फोकस था वो था कोर R&D, कि जो भी हम लोग काम करना चाहते हैं क्या हम उसका एक छोटा प्रोटोटाइप बना सकते हैं। क्योंकि आज हम बोल रहे हैं कि 500 टाइम्स हम लोग उस चीज को मैग्नीफाई कर सकते हैं, बट क्या हम लोग उसको डायरेक्शनली दिखा सकते हैं कि क्या वो 2 टाइम्स भी है, या एटलीस्ट मतलब थोड़ा हमें इम्प्रूवमेंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ आवर इंटरवेंशन। तो वो प्रोटोटाइप बनाना वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड उस जर्नी में
the four of us got together and सब लोगों ने अपने अपने स्किल सेट्स को यूज किया. I being a mechanical engineer, तो मैकेनिकल साइड ऑफ पूरा सिस्टम मेरे ऊपर आया. मेरे दूसरे को फाउंडर हैं, इज एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, तो उन्होंने वो डिज़ाइन एलिमेंट लेके आए. तो हमारे प्रोडक्ट्स आप देखोगे कि डिज़ाइनली वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग प्रोडक्ट्स, तो वो डिज़ाइन एलिमेंट लेकर आए. तीसरे इंसान अपना कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का उनका बैकग्राउंड है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अपना पार्ट लेकर आए. और चौथे इंसान हमारे अखिल नाम से है, तो ही इज एन आउट एंड आउट मार्केटियर एंड बिजनेस पर्सन, तो बिजनेस वाला साइड का अपना कंट्रीब्यूट किया. मतलब कि को-फाउंडर की टीम ऐसी होगी जो अपनी अपनी एक्सपर्टीज लेकर के आए, फिर बाद में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कि सबकी एक्सपर्टीज मिला करके. तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक ही एक्सपर्टीज के दो को-फाउंडर नहीं आने चाहिए. मतलब वो क्लैशेस होंगे, क्लैशेस हो भी सकते हैं, बट मतलब वो आपके अपने डायनेमिक्स पे भी डिपेंड करता है. बट डेफिनेटली आपको टॉपिक्स डिवाइड करने पड़ेंगे कि इस टॉपिक पे मेरा फाइनल कॉल है. तो दीज आर द पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर. ये प्रॉब्लम आती रहती है उन लोगों के बीच में. तो देन अब मैं आता हूँ बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट दिया गया मेरे को, तो मैं जल्दी मूव करूंगा, बाकी और कर सकते थे. अब जो जिस वजह से जो एक कहते हैं यूएसपी मिलना या फिर पीआर ज्यादा मिलना, वो है शार्क टैंक इंडिया. वहां जाना. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो फेज होते हैं जो शार्क टैंक इंडिया में गया हुआ है. एक है शार्क टैंक इंडिया के पहले का जर्नी और शार्क टैंक इंडिया के बाद की जर्नी. तो इसमें कितना डिफरेंस आया, मतलब मार्केट रीच में, रिकग्निशन में कितना अंतर मिल गया, मार्केट एक्सेप्टेंस में कितना अंतर आ गया पहले से बाद में. अब लोगों को शायद कन्विंस करने के लिए उतना टाइम नहीं लगता होगा कि हमारा प्रोडक्ट भी वैल्यूएबल है, क्योंकि जो आपके पास में जो इन्वेस्टमेंट आया ममता के नाम से, तो उसने ऑलरेडी एक स्टैम्प लाके दिया हुआ है कि भाई शार्क्स हैं, और उन्होंने ऑलरेडी बहुत ही ऐसे इन्वेस्टर है जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं इन्वेस्टमेंट के टाइम में. तो वो कितना ईजीनेस पड़ गया आपके लिए शार्क टैंक में आने के बाद? जी, इसके दो पार्ट है इस क्वेश्चन के भी. मतलब एक है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक है हमारे इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इंटरनली मुझे लगता है कि कुछ भी फर्क नहीं आया. तो इंटरनली जब भी आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हो तो आप चाहते हो कि आप एक फ्रेमवर्क यूज करते हो आप, क्या आप ना स्मॉल विंस और बिग विंस पे फोकस करते हो. तो बिग विंस शायद आप साल में एक आपकी आएगी, बट स्मॉल विंस आपको चाहिए होती हैं. हर 1-2 महीने में आप 5-10 स्मॉल विंस करते हो. स्मॉल विंस हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट कहीं पर डिप्लॉय हो गया, या आपका पैटेंट फाइल हो गया, या फिर आपका कहीं पे आर्टिकल छप गया. तो उस तरह की स्मॉल विंस आपको आती रहनी चाहिए. सो हमारे लिए इंटरनली शार्क टैंक वाज समथिंग जो ऑलरेडी प्लान था. हम हमेशा से फोकस करते थे कि छोटी बड़ी विंस मिलती रहनी चाहिए हमें. सो फॉर्चुनेटली वो, मतलब जब से हमने काम शुरू किया था तो वो ऑलरेडी हो भी रहा था. तो इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को था कि शार्क टैंक में आ गए, दैट इज अ गुड विन, बट आगे का सोचते हैं अभी. तो हमारा माइंडसेट कुछ भी चेंज नहीं हुआ उसमें. अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो डेफिनेटली शार्क टैंक नेशनल टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट होना, लोगों के दिमाग में वो वैलिडेशन आना, इट वाज अ बिग चेंज. स्पेशली टियर 2 टियर 3 टाउन्स में वो विजिबिलिटी क्रिएट होना, तो उससे काफ़ी मैसिव चेंज आया. लोगों को कन्विंस करने में तो अभी भी टाइम जाता है, बट एटलीस्ट लोग हमारे पास आते हैं पूछने, वर्सेस कि हम उनके पास जाएं. तो विजिबिलिटी और आउटरीच के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज अ गेम चेंजर. तो बहुत ही अच्छा माइलस्टोन था एक स्टार्टअप के. कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट फंडिंग एंड दैट पीआर. अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा, आप चाहे तो आप इसको रिले कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, मैं बस पूछ रहा हूँ, मे बी इंटरनल पॉलिसीज में ना आता हूँ कि जो ये इन्वेस्टमेंट वहां मिलता है, उसके बाद में वो जो इन्वेस्टर जो शार्क्स पे मिल रहे हैं, क्या वो फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं आपकी पॉलिसीज में और आपके इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स या फिर जो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट होते हैं उनके बाद में, कि बस वो चेक्स मिला और हो गया? सॉरी जी. सो शार्क टैंक पे जो भी कमिटमेंट मिलता है आपको, क्योंकि वो इतना ग्लैमराइज्ड है, तो आप उसको बहुत अलग तरह से ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअल में एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है वो. तो अगर आप बाहर से भी किसी प्रोफेशनल इन्वेस्टर के थ्रू आप थोड़ा बहुत पैसा रेस करते हैं, तो इन्वेस्टर के साथ जैसे रिलेशन मेंटेन करने होते हैं, इन्वेस्टर का जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट होता है कंपनी के अंदर, वो सेम है. मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये जो शार्क्स हैं, ये लोग भी इन्वेस्टर्स हैं एट सम लेवल, और वो अपना ड्यू डिलिजेंस करते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं, कंपनी के कौन से लोग की
पर्सनल हैं कंपनी के अंदर, और उसके बाद फिर वो अपने हिसाब से अपने इन्वॉल्वमेंट भी सेट करते हैं कि लेट्स से अगर एक कंपनी है, मतलब मैं टिपिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये ज़्यादा रिलेवेंट होगा, बट कोई लेट्स से नई कंपनी है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, सो मे बी इन्वेस्टर चाहेगा कि उसका ज़्यादा हैंड होल्ड रहे। कुछ एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेकंड टाइम थर्ड टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर को पता है कि ये कर लेंगे, तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं भी होते हैं। तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, बट हाँ उसमें शार्क टैंक का ऐसा कोई रोल नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे तो एक क्वेश्चन और निकल रहा है जो इस बात से है, क्या वो 10-15 मिनट की पिच सफिशिएंट होती है, उसके पहले ही होमवर्क होता है उसमें आपके लिए? क्योंकि भाई उसने जल्दी तो होता नहीं होगा कि आपने पिच किया और हो गया, तो आई थिंक उसके पहले का भी एक होमवर्क होगा ना उसमें आपके बारे में। हाँ, तो वो तो पूरा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहता है। सो एक्चुअली में जो 10 मिनट की पिच रहती है वो टीवी पे एडिट होके 10 मिनट की आती है। टिपिकली वो 1 से 2 घंटे के बीच में जाता है पूरा। टीवी पे जो दिखता है इट्स अ वेरी ड्रामेटाइज्ड वर्जन ऑफ व्हाट हैपेंड, बट एक्चुअल में आप किसी से पैसे लेने जाओगे, क्या मेरी ये कंपनी है, मेरे को मतलब फाइनेंसिंग की जरूरत है, वो मेरा तो काम। सो उस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस निकल के आएंगे और बेसिक सा कन्वर्सेशन होगा, इट इज लाइक दैट। वो लोग आपकी कंपनी के बारे में समझते हैं, प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं, आपके बारे में समझते हैं, तो ये सब रहता है। तो 2 घंटे का अपना पूरा डिस्कशन रहता है, उसकी 10 मिनट की पिच बनती है, और वो 2 घंटे का जो डिस्कशन होता है उसके लिए भी लेकिन आप बहुत सारी प्रेप करते हो। तो मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर आपका काम है कि आपके अपने काम के बारे में बात करना, खुद के बारे में बात करना। तो टीवी पे क्योंकि आ रहे हो आप, एक नेशनल टेलीविजन पे आते हो, तो यू वांट टू बी एज प्रिसाइज एज वेल प्रैक्टिस, तो आप उसके लिए काफी सारी तैयारी करके जाते हो। आप तो करते हैं, मैं शार्क टैंक पिच शो में बताऊं, जो दिख रहा है उसके पहले भी उनके पिच और उनके टीम के साथ कोऑर्डिनेट होता हो कि हमारा ये प्रोडक्ट है और हमारे ये बैलेंस शीट्स हैं, हमारे ये इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। कि मैं जितना समझ पा रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट एक्सपीरियंस है कि 10-15 मिनट में या आधे घंटे में समझ सकते नहीं कंपनी के पोर्टफोलियो के बारे में, कंपनी के विजन के बारे में। मतलब किसी इंसान को समझ सकते नहीं, कंपनी छोड़िए, तो जो 2 करोड़ रुपए का चेक लग गया, 1 करोड़ रुपए का चेक आ जाता है, तो वो उसके पहले आई थिंक, जहाँ तक मेरी समझ है कि कम से कम उसके पहले होमवर्क होते होंगे, और उसके बाद में जो आप बोल रहे हैं कि मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि वो 10 मिनट का एक कंसोलिडेट बना के दे देते हैं 5 मिनट। हाँ, नहीं अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि उन्होंने 10 मिनट में आपको चेक कैसे दे दिया, तो क्या उन्होंने उससे पहले कुछ रिसर्च जी की? एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है। कुछ बेसिक चेक्स शार्क टैंक ले लेते हैं कि आपकी कंपनी जेन्युइन कंपनी है, आप जो बोलने वाले हो ऐसे मतलब कुछ कुछ भी बोल के ना आ जाओ। बट शार्क्स क्या करते हैं कि शार्क्स ने जो भी आपके बारे में सुना उसके बेसिस पे आपको कमिटमेंट दे देते हैं, बट उसके बाद वो पूरा ड्यू डिलिजेंस करते Okay. हैं। तो वो एक लंबी प्रोसेस होती है कि भाई जो तुमने बोला था मेरे को दिखाओ कि वो चीज सही है कि नहीं। सो वो ड्यू डिलिजेंस बाद में होता है। ओके गॉट इट। जी ठीक है, मतलब कि जो आप देख रहे हो उसके पीछे भी बड़ी बड़ी मेहनत है कि वहां पर मिलना उतना इजी चीज नहीं। अच्छा, इसके अलावा जैसे उसके बाद ये शार्क टैंक का काम खत्म हो गया और आई थिंक इन्वेस्टमेंट का टाइम काफी हो गया, वो चीजें हो गई, जी तो क्या उस टाइम पे आप उनको एग्जिट प्लान भी बताते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट कैसे आपको वापस आएंगे, कितने टाइम के बाद में आएंगे? क्या वो इस पे भी तो ज्यादा फोकस रहता है उनका? तो मतलब जैसे मैंने बोला कि वो जो टिपिकल इन्वेस्टर के कॉन्वर्सेशंस हैं, तो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर कौन है, कैसे आ रहा है, किस माइंडसेट के साथ आ रहा है और आपकी क्या स्टेज है। सो लेट्स से अगर आप आइडिया लेवल पे हैं, अभी आपका स्टार्टअप का आइडिया लेवल है या फिर प्रोटोटाइप लेवल पे है, इन्वेस्टर मतलब एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर को, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को पता होगा कि अभी क्या पता है उसको एग्जिट के बारे में, मतलब किसी को भी नहीं पता है कि सर क्या होगा। सो उस टाइम पे वो कॉन्वर्सेशन करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। बट लेट्स से अगर आपका स्टार्टअप मेच्योर स्टार्टअप है, 5-10 साल हो गए हैं आपका, मतलब एक रेकरिंग रेवेन्यू है, तो उस टाइम पे वो क्वेश्चन ज्यादा रिलेवेंट होते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी आप मेरे से फाइनेंसिंग तो ले रहे हो, बट इसका आरओआई कैसे निकलेगा, कितने टाइम में एग्जिट दोगे, क्या एग्जिट प्लान है तुम्हारे खुद के, क्या एग्जिट प्लान है। ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे पैसे लेके दुबई भाग जाओगे। तो वैसा भी सब कॉन्वर्सेशन होते हैं, बट डिपेंड्स तो मैं तो इसी वर्टिकल से एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि मुझे याद आ गया बोलते बोलते, तो आप नेगोशिएट कर रहे थे उसमें कि इतने परसेंट पे नहीं इतना जाएंगे या इतना, बस मुझे भी याद आ रहा फिगर, वो 1 करोड़ पे 10% का था, डेट पे था, और 4% पे आपने 50 लाख रुपए था, वो 4% इक्विटी डाइल्यूट करने पे था। जी जी तो वो इतने शॉर्ट में डिसाइड कर पाते हैं, इतनी बड़ी कंपनी का भाई 4% शेयर रिलीज करना, कि तुरंत से कि हम 5 मिनट 10 मिनट में अपने को फाउंडर के साथ में भी आप कभी डिस्कस नहीं कर पाओगे जल्दी से। तो क्या या फिर पहले से एक चार्ट दिमाग में रहता है आपके कि नहीं वहां तक हमें मतलब नेगोशिएट करना है, इसके बाद नहीं तो एग्जिट कर जाएंगे? हाँ, नहीं आप एक रेंज लेके तो जाते ही हो, आपको पता है कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन किस रेंज के बीच में होगी,
आप एकदम ब्लैंक नहीं जा सकते हैं, तो आप एक रेंज लेकर जाते हो और आप दूसरी एक रेंज लेकर जाते हो कि आप कितना परसेंट डाइल्यूट करना चाहते हो। कि अभी मेरा स्टार्टअप शुरू हुआ है तो मैं 50% तो नहीं देना चाहता किसी को, तो आप एक रेंज लेके जाते हो कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए और मैं कितना डाइल्यूट कर सकता हूँ, और फिर उसके बीच में नेगोशिएशन रहता है। चलिए, तो स्टार्टिंग वाले चैप्टर को मैं आज बंद कर रहा हूँ। अब मैं लास्ट सेगमेंट पे आ रहा हूँ, जहां पर क्योंकि मेरा जो मानना है, आई थिंक आप भी रिलेट करोगे, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आई होप कि पर्सनल सामने बैठे हुए हैं और वो प्रोफेशनल पार्टिसिपेंट भी हैं, तो इसको कैसे मैनेज करना चाहिए किसी भी एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए। मैं यंग बोल रहा हूँ, बडिंग्स के लिए बोल रहा हूँ। 21 से 30 के बीच वाली जो रेंज है, वहां पर सेम इन्फ्लेक्चुएशंस होते हैं दोनों तरफ के लिए। जी। और आप परफेक्ट एग्जांपल उस बात को बताने के लिए कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं, वो कैसे करना चाहिए। हाँ जी, तो बैलेंस कैसे करना चाहिए, मुझे लगता है कि सबका अपना पर्सनल जर्नी रहता है। जो चीज मेरे लिए काम करेगी वो शायद सबके लिए काम ना करे, जो आपके लिए करती हो शायद सबके लिए काम ना करे। एक जेनरिक व्यू। तो बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ कि, और क्योंकि ये टॉपिक ऐसा भी है कि आजकल हर एक प्रोफेशनल इसके बारे में सोचता है। कई लोग जेन्युइनली उसके बारे में अच्छा कुछ करना चाहते हैं और कई लोग बस सोचते भी हैं कि कुछ तो बैलेंस लेके आते हैं। मेरे दोस्त लोग बहुत घूम रहे हैं, मैं क्यों नहीं घूम रहा हूँ, मतलब मेरा कुछ बैलेंस कम है, तो वो सब भी थॉट आते हैं। बट मेरा जो मानना है बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में कि माइक्रो लेवल पे देखने की बजाय इसको मैक्रो लेवल पे देखना चाहिए। कि मतलब जैसे आज के दिन में ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटे काम कर लूं, 2 घंटे घर पे रह लूं, 2 घंटे ये भी कर लूं। तो जो मुझे लगता है कि मोस्टली लोग माइक्रो लेवल पे वो बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं कि मैं दिन का 6 घंटा फैमिली के साथ निकाल के दूंगा ही दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि वो हमेशा स्ट्रगल हो जाती है उनके लिए, क्योंकि रोज वो चीज कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप कई बार इस तरह के फेज में फंसते हो कि आपको कोई चीज ज्यादा प्रायोरिटी पे है। हो सकता है आपके काम की कोई प्रायोरिटी आई हुई हो सकता है आपके दूर दराज के किसी रिलेटिव का कुछ काम आया हो, तो आपको वहां पर टाइम देना पड़ेगा। बट आप मैक्रो लेवल पे इसको अगर देखोगे कि अभी जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, तो मेरे 2 साल जो हैं मेरे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, या फिर मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने पे काम करना है। मुझे मतलब नहीं है कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। बट 2 साल के बाद मेरा प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी और फिर कुछ और प्रायोरिटी आएगी। तो आप, मैं जो देखता हूँ कि मैक्रो लेवल पे बैलेंस लाने की कोशिश करोगे तो आप ज्यादा अपने आप को एटलीस्ट पाओगे। तो जैसे मैंने भी जब अपना काम शुरू किया था स्टार्टअप में, तो मुझे क्लियर था कि शुरू के 3-5 साल बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ काम करना होगा। हो सकता है कि पर्सनल लेवल पे मेरे को उतना फ्रीडम ना मिले। एक लेवल पे आके फिर आई कैन चेंज सम प्रायोरिटीज। अभी मैं थोड़ा फोकस करता हूँ इंटरनली चीजों पे। हो सकता है कि 3-4 साल बाद वो फोकस वापस से चेंज हो जाए। तो वो उस तरह से अगर आप मैक्रो लेवल पे बैलेंस लाने की कोशिश करोगे तो शायद आप उस पर बेटर, मतलब यू विल फाइंड योरसेल्फ एट पीस। बहुत वैल्यूबल इनपुट सर आपका, थैंक यू। अब बहुत मैं शायद एक बिजनेस के बारे में, सबसे बड़ा फेलियर और सबसे बड़ा सक्सेस बिजनेस में क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा क्लाइंट बोल सकते हैं उसकी वजह से, जो आप चाहें पे आइडेंटिफाई करना कि ये मेरा बहुत ही वैल्यूबल क्लाइंट है और वर्थफुल क्लाइंट है, जिससे कि हमको लगा कि हाँ इससे कुछ वैल्यू मिलेगा हमको। जी, पहले बताएंगे फेलियर तो अच्छा रहेगा। डेजर्ट शुड बी इन द लास्ट। नहीं, सबसे बड़ा फेलियर ऐसे मेरे को कोई पॉइंट तो याद नहीं है, बट सबसे बड़ा फेलियर हो सकता है कि शुरू में आप काफी अंडर कॉन्फिडेंट होते हो कि जो आप कर रहे हो सही काम है नहीं है, कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से अपने आप ही बैकआउट कर लेते हो। और सक्सेस वाला पॉइंट तो मुझे लगता है कि जिस दिन मैंने स्टार्टअप शुरू किया था, दैट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल मोमेंट। कि वो एक स्टेप लेना कि हाँ ठीक है कर लेंगे, अभी देखते हैं क्या होगा। सो वो सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि डिफिकल्ट डिसीजन था। और हाँ मतलब वो उसके बाद तो फिर जर्नी इजी है। ओके, अच्छा ठीक है। अब क्योंकि टाइम बहुत कांस्टेंट है मेरे पास में, अदरवाइज मुझे लग रहा था कि मैं भी और कॉस्टली बात कर सकता हूँ, बट वो अपने लाइम लिमिट दिया हुआ है। तो दिस इज द शॉर्ट जर्नी इन द वेरी ब्रीफ। मैं कोशिश करूंगा कि इसको और दोबारा कभी हम वापस कवर करें। तो अभी अगर मैं आपको थैंक्स बोल रहा हूं अपनी यहां तक की जर्नी के लिए, जी, तो किसको बोलेंगे?
डिप्लोमेटिक मत बोलिएगा ये सामने बैठे हुए होता है, क्योंकि एक होता है, मैं से एक मेंटोर होता है कि लगता है कि यार इसका ये जो इंसाइट था ये बड़ा वक्त, मे भी साथ में काम नहीं करते हैं, बट किसी की सिंगल लाइन भी होती है वो पूरी लाइफ काम कर जाती है। हाँ नहीं मतलब इसका एक आंसर तो आप दे भी नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि हर एक इंसान का जो पूरा पर्सनालिटी है उसको शेप करने में बहुत लोग का कंट्रीब्यूशन होता है। तो उस कंट्रीब्यूशन में शुरू होता है, मतलब मैं अपना बताता हूँ, पेरेंट्स आते हैं, फैमिली आती है, फिर आपका स्कूलिंग आती है, स्कूलिंग के बाद फिर आपका मतलब मेरा एल्मा मैटर जो IIT कानपुर है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जो आप फर्स्ट जॉब पकड़ते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके फर्स्ट जॉब में जो आपका सर्कल बनता है वो एक लंबा एक रिलेशन बनता है। सेकंड जॉब में, थर्ड जॉब में फिर वो एक रूटीन है। तो मेरी फर्स्ट जॉब जो थी, जो स्टार्टअप में था, उसके जो मेरे सीनियर हैं, मेंटोर्स हैं, वो लोग बहुत ही क्लोजली मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे को फाउंडर्स भी हैं अभी यूब्रीथ में। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर मेरे MBA कॉलेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और लास्ट में जब यूब्रीथ शुरू हो गया तो यूब्रीथ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी पर्सनालिटी शेप करने में, मेरी लाइफ को शेप करने में। मतलब जैसे आप शिवानी से मिले भी थे, तो शिवानी और मैं मिले भी यूब्रीथ की वजह से थे। तो हाँ, तो ये सारे चीजें हैं जो मतलब हैंड इन हैंड चल रहा था। तो मैं थोड़ा यूब्रीथ को हेल्प कर रहा था, यूब्रीथ थोड़ा मेरे को हेल्प कर रहा था। तो यूब्रीथ ने रिवाज शिवानी जी को आपसे मिलवाया। शिवानी जी, मैं थोड़ा सा बता दूं इस चीज के बारे में, क्योंकि पॉजिटिव चीजों को कैसे लेते हैं प्रोफेशनल में भी। लिंक्डइन कम्युनिटी सब जानते हैं कि प्रोफेशनल कम्युनिटी है, मगर मौर्य जी की जो वाइफ है शिवानी जी, वो इनको लिंक्डइन पे मिली हुई थी। और आज के टाइम पे वो नहीं है, वाव है, ठीक है। एक्चुअल में क्या था, मतलब कि अगर कोई भी चीज एंटरप्रेन्योर करना, इसलिए बड़ा क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा इंट्रोवर्ट लग रहे हैं मौर्य जी, शायद इतना खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरा जो था क्रच निकालने का कि अगर एंटरप्रेन्योर है तो वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लान करता है, वो कोई भी चीज को सपोर्ट करती है वो उसको ऑप्ट कर लेता है कि मेरे पर्सनल लाइफ को, मेरे बिजनेस को कुछ भी सपोर्ट कर रहा है तो तुरंत ऑप्ट करता है, वो आइडिया हो, वो मेंटोर हो, वो लाइफ पार्टनर हो। तो वो जो लास्ट वाला जो वर्ड लाइफ पार्टनर आपने वहां से चुना है कि आपको अब तो मैं बोलूंगा आपको ही मैनेज कर रही है, पहले तो आपकी यूबीथ को मैनेज कर रही थी। तो थैंक यू फॉर दिस। तो लास्ट में बहुत थैंक्स मैं बोल दूं कि सबसे बड़ा थैंक्स किसके लिए, एक बड़ा इनिशिएट जुड़ा है इस एपिसोड से। स्टार्टअप यूपी ने अपने इस शो को, स्टार्टअप सफर रामा यूनिवर्सिटी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको इनिशिएट करने के लिए, इसको कंडक्ट करने के लिए। स्टार्टअप यूपी इसको अपने प्लेटफॉर्म पे इस बार से इसको इंटीग्रेट कर रहा है, अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर रहा है। और इस पहल को जो रामा यूनिवर्सिटी ने लिया, शायद थोड़ा बहुत जो मैंने कोशिश किया, रामा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर वैशाली ढींगरा मैम, डॉक्टर मनीष ढींगरा सर, इन्होंने समझा इस बात को कि मैं करना क्या चाह रहा हूं यूथ के लिए। तो नाउ दे हैव इंटीग्रेटेड अवर शो इन देयर ऑल द प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन, वेबसाइट्स, अगर कुछ और भी जिनके प्लेटफॉर्म्स होंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप से ऑलरेडी वो पोस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वहां पर हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। और वो तभी हो पाता है जब इक्वली संजय मौर्य जैसे लोग जो आते हैं वो गेस्ट भी समझते हैं मेरे इस विजन को कि मेरा कोई इस पर मोनेटाइजेशन वाला या मॉनिटरी कोई टर्म्स फायदे नहीं है, बट विजनरी फायदे कुछ हमारे हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे हम एनेबल करें। तो मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलर की तौर से पहुंचाना चाहूं, मेरी कोशिश यही है। तो थैंक यू फॉर टू कम हियर सर, मिस्टर संजय मौर्य जी, को फाउंडर ऑफ यूब्रीथ, शिवानी मैम जो साथ में आए हुए हैं, डॉक्टर वैशाली ढींगरा मैम, एंड होल सपोर्टिंग टीम। I just want to pay the thanks the whole Rama supporting team and iTech group, रिचा जो कि पूरा कोऑर्डिनेट करती है इस चीज को लेकर के यहाँ पर, एंड होल iTech टीम, होल रामा की जितनी टीम है जो इसको मैनेज करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। क्योंकि मैं बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से मैम को मैसेज कर देता हूँ कि मैम कल शूट होने वाला है, परसों शूट होने वाला है, और मैं ये बॉदर भी नहीं करता हूँ। तो मैं भी इतनी लिबर्टी दे रखी है मैम ने, कितना फॉर्मली हमको चीजें कन्वे नहीं करनी होती है। एंड ऑल सपोर्टिंग स्टाफ एंड द कैमरामैन्स and all the teams. Thank you very much to join us. Thank you very much, whole audience. And thank you very much, sir. Thank you.